ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में सबको स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, जो कि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक ना। यहाँ से हमारे पास एनडीए में पूछे जाने क्वेश्चन की संख्या है 6 से 7। इस टॉपिक से पेपर में हमारे पास 6 से 7 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक अच्छा खासा नंबर ऑफ संख्या है क्वेश्चन का। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एकदम आसानी से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ेंगे। सभी इसके प्रॉपर्टीज़ एंड जितनी भी डेफिनेशंस हैं उन सबको हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनके पीआईक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का आज पहला लेक्चर है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। जब भी डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो जो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, अगर उसके पार्टिकुलर एक्सप्रेशन के बाद जो भी वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमारी क्या होती है, डिटर्मिनेंट होती है। ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, डी ई टी ए से या ऐसे सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक ना। और डिटर्मिनेंट में हमको पता है कि जैसे मैट्रिक्स में बात होती है रो कॉलम की, सेम वैसे सेम बात होती है हमारे पास किसमें, डिटर्मिनेंट में। जो हमारे पास ऐसी वाली लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। एंड जो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। ये सारी चीज़ें हमें पता है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो यहाँ पे देखिए एन कॉमा एन एन दिया गया है ना। तो इसका मतलब इसके पास कितने रो है, एन, एंड कॉलम भी इसके पास कितने हैं, एन। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट किया जाता है। ठीक। तो हमारे कोर्स में जो एनडीए में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें सिर्फ 1x1 स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, या 2x2, या 3x3। यही तीन ही हमारे पास ऑर्डर के ऐसे हैं मैट्रिक्स, जिनका हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पहला डिटरमिनेंट आता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना हो, 1। अब हमारे पास देखो यहाँ पर एक 1x1 का मैट्रिक्स दिया ए, उसकी एंट्रीज क्या है, A11। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हमसे डिटरमिनेंट कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, A11। राइट। कितने ऑर्डर का है ये, एक ऑर्डर का है। अगर एक ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट पूछे तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स दिया जाएंगे वही उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स ए यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1। अब इसका डिटरमिनेंट अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, इसका डिटरमिनेंट क्या है, 1। राइट। अब बाई चांस मान लेते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया गया स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। तब उसके डिटरमिनेंट की बात करना हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा 2 ऑर्डर का, वो ऐसे लिखा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहली एंट्री A11, दूसरा A12, तीसरा A21, एंड चौथा हमारे पास क्या है, A22। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करना है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बड़ा आसान है 2x2 का। कि क्या करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। राइट। उसके बाद क्या करना है, माइनस लगा देना है। यहाँ पे देखिए A12 का, सॉरी, A11 का मल्टीप्लाई A22 में किए हैं, यहाँ पे हो गया। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगता है, ये रूल है, माइनस का चिन्ह लगाना हमारे पास रूल होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिर A12 का मल्टीप्लाई A21 में कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा A12 इंटू A21। ठीक। ऐसे मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, जिसका ऑर्डर 2 है उनका मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल समझेंगे तो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक 1 2 3 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है। अगर हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे सिंबल तो इसको मैट्रिक्स बोलेंगे, और ऐसा सिंबल यूज करेंगे, इनके बीच में इंट्रीज लिखेंगे, उसे डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो अगर ये आया है इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट हमको करना है, फाइंड करना है। तो ए का डिटरमिनेंट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा। फिर यहाँ पे लगाते हैं माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा, -2। ऐसे ही डिटरमिनेंट निकाला जाता है ऑर्डर 2 का। राइट। अब मान लेते हैं कि ऑर्डर 2 का हो गया, अब 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स मेरे पास दिया जाए, ठीक है, और उसका डिटरमिनेंट पूछे, तो उसका डिटरमिनेंट के लिए मान लेते हैं ये मेरे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है।
इसका डिटरमिनेंट हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A11 पहले जो हम लोग क्या करेंगे, अगर रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पहले रो के रिस्पेक्ट में जितने भी एलिमेंट्स यूज़ करेंगे वो रो वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पहले अगर रो की बात करें तो यहाँ से क्या करेंगे, A11, A11 में क्या होगा, जब हम लोग A11 चूज़ करेंगे तो इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, ठीक? हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर A11 यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला रो और पहला कॉलम आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। उसके बाद जो बच रहा उन्हीं को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, A22, A23, A32 एंड A33। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले ही रो का दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट चूज करेंगे, कहने का मतलब है A12 हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे। जब A12 चूज करेंगे यहाँ पर भी वही सेम रूल है, रो और कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो भी एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे मैट्रिक्स में उसका रो, उसकी सीधी वाली लाइन और उसके सीधी वाली लाइन कॉलम के लिए, सीधी रो के लिए एंड सीधी कॉलम के लिए नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ से A21 बचा है, A23 एंड यहाँ पर A31 एंड A33 ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लेंगे प्लस, प्लस में हम लोग क्या करेंगे, अब पहले ही रो का तीसरा एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है ना। पहले रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, A13। यहाँ से भी क्या क्या रूल है कि इसका कॉलम ये कैंसिल हो जाएगा सीध पर और इसके सीध पर रो हमारा कैंसिल। तो बचेगा क्या, A21, A22 एंड A31, A32, राइट। ये हमारे पास बचेगा। अब ये बचने के बाद हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, टू क्रॉस, अब देखिए यहाँ पे जितने भी मैट्रिक्स बन चुके हैं वो सब टू क्रॉस टू ऑर्डर का बन चुका है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग और जो मेथड है ऑर्डर टू वाला यूज़ करेंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, A11 है, A11 में क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, A22 इंटू A33। फिर यहाँ पे लगाते हैं माइनस। अब क्या करेंगे, A23 का मल्टीप्लाई A32 में कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा A23 इंटू A32, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस A12, A12 फिर वही सेम रूल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे A21, A33 माइनस क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा A23, A31, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एलिमेंट चूज करेंगे, यहाँ पे प्लस A13, A13 में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ से मिल जाएगा A21, A32 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा A22, A31। तो ये होता है हमारे पास रूल, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है चाहे किस ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, ठीक है ना, तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करें, राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा ये। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हो सके ज़्यादा क्लियर हो। जैसे मान लेते हैं हम लोग पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 2x2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। यहाँ पे 1, 2, 4 एंड 5 ये दिया गया है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट में क्या मिल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8। यहाँ से ए का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या मिल जाएगा, -3, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्या है, -1, 5, 6 एंड -10, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करिए, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, रूल वही है, -1 का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो +10, -6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 30। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा, -20, राइट। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास 2x2 का ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए या डिटरमिनेंट दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का देखते हैं। मान लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1,
5 6 0 3 -2 7 8 एंड 2। ठीक है ना, ये मेरे पास दिया है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट पूछे, इसका डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, 1 चूज़ करेंगे। देखिए 3x3 के लिए एक आपको रूल बता देते हैं कि कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा। तो ये पहला प्लेस प्लस का होता है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। बस इसके आगे हम लोग बात नहीं करेंगे ना, हमारे कोर्स में नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स दिया गया है, इसका अगर हमसे पूछा जाए कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले प्लेस पे क्या दिया गया है, प्लस, और यहाँ पहले प्लेस पे क्या दिया गया है, 1। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, +1। +1 यूज़ करेंगे तो इसके सामने का जो मेरे पास रो है ये कैंसिल, और 1 के सामने का कॉलम कैंसिल, बचेगा क्या, 3 -2 8 एंड 2। रूल पता है मल्टीप्लाई का, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 6, यहाँ होता है माइनस, 8 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 16। अब देखिए यहाँ सेकंड वाले प्लेस पर अगर हम लोग पहले रो से चल रहे हैं तो सेकंड वाले प्लेस पर मेरे पास क्या दिया है, माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे पहले प्लेस, यहाँ पे क्या दिया गया, 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5। क्या करेंगे, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, तो 0 को मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे 0, माइनस 7 को मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -14। फिर यहाँ पे थर्ड वाले प्लेस पे क्या है, प्लस, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ से ये कैंसिल ये कैंसिल, 0 को मल्टीप्लाई 8 में 0, माइनस 7 को मल्टीप्लाई 3 में 21। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 16 एंड 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 22, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, +14, +14 में प्लस -5 करेंगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। 14 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5 चौक 20 और ये 20। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस आएगा, -6 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 126। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 22 माइनस 126 में 70 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 196। यहाँ से डिटरमिनेंट हम लोग निकालेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 9 में से 2 करेंगे 7 एंड 1, और ये रहा माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स देगा उसका डिटरमिनेंट ऐसे ही कर सकते हैं आसानी से है। आप सबको क्या याद रखना है, ये वाली वैल्यू याद रखना है कि कब प्लस लेना है कहाँ पर माइनस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बात कर लेते हैं। पहला हमारे पास प्रॉपर्टीज है, कह रहा है कि इफ ईच एंट्री इन एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक ना, कह रहा है कि कोई भी रो और कोई भी कॉलम का अगर हमारे पास प्रत्येक एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 होगी, तब उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे, कह रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर उसकी कोई भी कॉलम या रो कि प्रत्येक एंट्रीज क्या हो, 0 हो। ठीक ना, प्रत्येक एंट्रीज क्या हो, 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक ना, कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई, जैसे बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0 0 0 1 2 -1 6 10 11, ये मैट्रिक्स दी गई है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की बात करेंगे, इसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर ईच एंट्री इन एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में क्या हो, प्रत्येक एंट्री कैसी होनी चाहिए, डिटरमिनेंट की 0 होगी, तब उसकी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की क्या होगी, हमेशा 0 होगी। यहाँ पे देखिए इसकी एंट्रीज हमारे पास क्या दी गई है, एवरी 0 दी गई है। यहाँ पर फर्स्ट रो की हमारे पास एंट्रीज क्या दी गई है, सब 0 दी गई है, इसलिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या कहता है। इफ रोज बी चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। कह रहा है कि अनचेंज मतलब कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर दें एंड कॉलम को रो में चेंज कर दें किसी भी मैट्रिक्स का,
तब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करेंगे, या फिर डिटर्मिनेंट का ही हम लोग रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा अनचेंज्ड होगा, मतलब जो पहले था वही अब भी होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिया गया है कि 1 2 4 5, 2 क्रॉस 2 का ही देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, क्या मिल जाएगा 8। यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या मिलेगा, -3। अब इनका हम लोग क्या करते हैं, रो कॉलम को चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो रो है 1 2, इसको कॉलम में लिख देते हैं, सेकेंड रो को भी हम लोग कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, तब भी क्या रहेगा, सेम -3 रहेगा। 5 का 1 में करेंगे 5, 4 का 2 में करेंगे तब 8। तो यहाँ से इसका भी मैट्रिक्स क्या आ गया, डिटर्मिनेंट -3। देखिए ये जो हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, ट्रांसपोज ही है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, समथिंग एक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज करके फिर डिटर्मिनेंट निकालें, तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स ही आएगी, ठीक है। चाहे हम लोग ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज ना करें, दोनों कंडीशन में उनका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, इक्वल ही है, राइट। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कह रहा है, इफ एनी टू एडजेसेंट रोज या कॉलम, कोई भी हमारे पास रोज या कॉलम की बात कर रहा है, ऑफ आर डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, ठीक ना। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है, उसका दो रोज या कॉलम के आसपास को हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। मतलब पहले रो के स्थान पे दूसरे रो का एलिमेंट लिख दें, और दूसरे रो के स्थान पे पहले एलिमेंट का रो लिख दें। देन क्या होगा, डिटरमिनेंट रिमेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट चेंज इन साइन। तब क्या होगा, ऐसे मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू वही रहेगी। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें, अगर यही सेम प्रोसेस हम लोग थर्ड यहाँ पर यूज करें, तो जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट -3 आ रहा है, तो चेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट क्या आएगा, +3 आएगा। वैल्यू वही रहेगी, बस क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। क्या कह रहा है, चेंज्ड इन साइन। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, 2 क्रॉस 2 का ही सबसे आसान है। हम लोग 2 क्रॉस 2 के बाद तो क्या कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 से भी समझ सकते हैं। सेम ये प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 5 7 8, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8, 7 का 5 में करेंगे तो 35। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, -35 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, 27, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, ए का डिटरमिनेंट 27। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो पहला रो है, पहले रो के स्थान पे दूसरे रो की वैल्यू लिख दे, यानी मतलब ऐसा 7 8, और यहाँ पे क्या लिख दे, 1 5। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 5 35, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा, 27। यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम लोग क्या किए, जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला उस स्टेटमेंट का रूल का यूज़ किए, तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, -27, और यहाँ पे क्या डिटरमिनेंट आ रहा है, +27। तो मतलब अगर कोई भी हमारे पास रो है, या सॉरी कोई भी डिटरमिनेंट है, तो उसका अगर पहले रो को स्थान पे दूसरा रो लिख दें, दूसरे के स्थान पे पहले लिख दें, या 3 क्रॉस 3 के लिए कोई भी हम लोग क्या करते हैं, आपस में उन सबको चेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब आपस में एक दूसरे का स्थान चेंज कर दें, तब उसका जो वैल्यू होगा तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्लस होगा पहले, तो दूसरी बार में माइनस हो जाएगा, पहले माइनस होगा तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, इफ ए डिटरमिनेंट हैव एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल देन इट वैल्यू इज 0। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है, उसका कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम वैल्यू रखा हो, दो रो और दो कॉलम, दो रो या दो कॉलम में सेम वैल्यू लिखा गया है, तब ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या ऐसे डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 0 रहेगी। ऐसे कह रहा है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिए गए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3, ऐसी कंडीशन कह रहा है। यहाँ पे देखिए दो रो, पहला रो सॉरी पहला कॉलम एंड थर्ड कॉलम,
दोनों की वैल्यू आपस में कैसी है, सेम ही लिखी गई है। तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होता है, जीरो ही होता है, चाहे रो सेम हो और चाहे कॉलम सेम हो। अगर दो ऐसा रो या दो ऐसा कॉलम मिल रहा है जिसकी सेम वैल्यू क्या लिखी है, सेम प्लेस पे सेम वैल्यू लिखी गई है, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा जीरो, राइट। अगर इसको चेक करना हो कि सही है गलत, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं। ए का डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, पहले वन लेंगे, वन के स्थान पे क्या करेंगे, पहला कॉलम एंड पहला रो कैंसिल। 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे 15, -6 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 12। यहाँ पे माइनस होता है, हम लोग कंडीशन बताएं क्यों माइनस होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6। यहाँ प्लस होता है, इसके स्थान पे 1 है, क्या करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे 12 एंड 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 15, राइट। यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, 3। ये वैल्यू तो हमारे पास हो जाएगी 0। 12 में से 15 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -3। तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। देख लीजिए, ऐसे भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। और अगर हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट, इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा है, इसका डिटरमिनेंट 0 ही, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है इफ ऑल द कंसिस्टेंट, मतलब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और ऑफ वन कॉलम मल्टीप्लाई बाय द सेम क्वांटिटी। कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी दिया गया है जैसे डिटर्मिनेंट, उसके कोई भी रो हो या कोई कॉलम है, एक की बात कर रहा है, एक रो या एक कॉलम, ठीक है ना, किसी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया गया है, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिन डिटरमिनेंट। कहने मतलब है, तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स, नया डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू जो होगी पुराने वाले वैल्यू से क्या हो जाएगी, जिस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें उतने टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर मेरे पास पहला रो दिया गया, इस पहले रो में हम लोग सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए हैं, के से, ठीक ना। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसका पूरे का डिटरमिनेंट निकालेंगे और आपस में यहाँ पे के से मल्टीप्लाई के करेंगे, तब जाके दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। या तो ऐसे समझिए कि अगर हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को रहने देते हैं और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इसमें के से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। ऐसे समझिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और इस वाले मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, के यक्स। मान लेते हैं यहाँ पर के नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिन जो डिटरमिनेंट है ये दिया गया है। अब इस वाले मैट्रिक्स के पहले रो में हम लोग क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो में क्या किए, के से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मान लेते हैं, मिल गया है क्या, बी, ठीक है ना। तो बी मैट्रिक्स मिला। अगर ए वाले मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यक्स। और बी वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, के यक्स आएगी। वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया, उसके किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में क्या कर दिया, सेम क्वांटिटी नंबर से या किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिन डिटरमिनेंट। तो नया डिटरमिनेंट होगा वो के टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, किससे, ओरिजिन वाले डिटरमिनेंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन वाले डिटरमिनेंट हम लोग ए माने, इसका डिटरमिनेंट निकाले, मान लेते हैं एक्स आया। तो इसी वाले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में हम लोग क्या किए, इसके फर्स्ट रो में के से मल्टीप्लाई किए, के से मल्टीप्लाई करने के बाद जब इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, के एक्स आएगा, राइट। अब ये क्या आएगा, के एक्स, मतलब ये वाला नया वाला डिटरमिनेंट क्या हो गया, के टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के डिटरमिनेंट से ज़्यादा हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू बता है, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर होगा, ठीक। वही सेम चीज़ यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ इज कंसिस्ट, यहाँ पे मतलब एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम with the sum of the two quantities, then the determinant can be expressed as the sum of the two determinants of the same order। कह रहा है कि
अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, ठीक ना, यहाँ पे x प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी दिया है। और मान लेते हैं यहाँ पर A1 A2 A3 दिया है, यहाँ पर B1 B2 B3 दिया है। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें, ठीक ना, या या इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, दो नए मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं। कैसे? एक में लिखते हैं एक्स वाई जेड, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक ना, प्लस यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी सी, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ऐसे मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटरमिनेंट, इन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग क्या करें, अलग अलग करें। जैसे मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास समथिंग कुछ आया होगा, क्या मान लेते हैं A1 आया है, ठीक ना, और इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया है, A2 आया है, और इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आया है, A3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद द सम ऑफ द टू क्वांटिटीज, यहाँ पे कह रहा है कोई भी रो या कॉलम कोई भी इस टाइप का दिया गया हो, तो उसकी अगर क्या क्या सम ऑफ द टू क्वांटिटीज दिया गया है, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जब उसका डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस्ड करेंगे एज द सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स एज द सेम ऑर्डर। कहने मतलब है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मान लेते A1 आया है, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट A2 आया है, और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट A3 आया है, तो ये वाला मैट्रिक्स को जो वैल्यू आएगी इन दोनों मैट्रिक्स के सम के आपस में कैसी होगी, इक्वल होगी। ये मैट्रिक्स मतलब ये प्रॉपर्टीज यही कह रहा है, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, यही कह रहा है, ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास दिया गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन nth ऑर्डर डिटरमिनेंट n स्क्वायर। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट क्या दिया है, nth ऑर्डर का दिया गया है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर होंगे, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया 1 2 3 4, ठीक है ना, ये कैसा है 2x2 का, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा कितना, बोलेंगे हम लोग कितने ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, n के स्थान पे हम लोग 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 दिया गया है ना, ऐसे ही, ठीक है ना। जितने भी ऑर्डर का होगा हम लोग क्या करेंगे, उसका पावर कर देंगे, ठीक। 3 ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हम लोग को पता है 9। 4 ऑर्डर कोई एलिमेंट होगा उसके पास कितने एलिमेंट होंगे 16। 5 ऑर्डर का अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट दिया गया है उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 25, राइट। ऐसे कोई भी दिया गया किसी भी ऑर्डर का हमको डिटरमिनेंट दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा, हम लोग क्या बोलेंगे n स्क्वायर। कितना बोलेंगे n स्क्वायर, जितने भी ऑर्डर को होगा तो n के स्थान पे हम लोग वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ a एंड b आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n। क्या कह रहा है, ए और बी हमारे पास दो डिटर्मिनेंट दिया गया है n ऑर्डर का, मतलब सेम ऑर्डर का। देन ए और बी का अगर हम लोग प्रोडक्ट करके उनका डिटरमिनेंट निकालें, या दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल करके प्रोडक्ट करते हैं, तो आपस में दोनों कैसे रहेंगे, बराबर ही जाएंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये हमेशा सिर्फ कब ट्रू है, जब दोनों सेम ऑर्डर का रहेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसमें किसी स्केलर मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उनका क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक ना। या अगर हमारे पास कोई भी देखो यहाँ पे बात है कि ए वाला जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, एन ऑर्डर का होगा, ठीक है। या हम लोग क्या करें, जो भी ऑर्डर मान लेते हैं 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है, तो के स्थान पे हम लोग 3 रख दें, जो भी स्केलर दिया गया ओके, और अलग से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें, तो ये आपस में दोनों कैसे होंगे, हमेशा बराबर ही होंगे, ठीक है। इसको याद रखना है। इफ ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है, देन हमारे पास यहाँ पे बोला है कि बी इक्वल टू सी, तो ये तभी ट्रू है जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो कहने का मतलब ए का डिटर्मिनेंट या तो प्लस में मिले या तो माइनस में मिले, जीरो नहीं मिलना चाहिए बस, ठीक है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में ए बी इक्वल टू जो ए सी है उसको क्या लिख लेंगे, बी इक्वल टू सी। कहने का मतलब एक तरह से लेफ्ट कैंसिलेशन चल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, आगे चलते हैं।
तो हमारे पास पहला क्वेश्चन मिल रहा है कि कह रहा है कि इफ एक्स वाई एंड जेड आल पॉजिटिव, ठीक है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। देखिए ऐसे मैट्रिक्स का सवाल हमारे पास पूछा गया है पेपर में, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया लॉग बेस एक्स इंटू वाई लॉग बेस एक्स इंटू जेड, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो 1 को भी हम लोग क्या करते हैं एक्स के बेस में कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर वाई और जेड दिया तो एक्स को ही ले लेते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे लॉग एक्स वाई एंड log एक्स जेड, राइट। नेक्स्ट हमारे पास log वाई एक्स दिया गया, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं log वाई एक्स, और यहाँ पे 1 के स्थान पे क्या लिख देते हैं इसको log वाई इंटू वाई, ठीक है ना। और यहाँ से हमारे पास दिया गया वाई टू जेड। फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया गया रो log जेड एक्स, और यहाँ पे log जेड वाई, एंड 1 वाले प्लेस को log जेड जेड कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग एक लॉगरिथम में एक चीज़ तो ज़रूर पढ़े होंगे कि अगर लॉग बेस ए इंटू बी करके कोई चीज़ दिया गया है, तो इसको हमेशा हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी अपान लॉग ए। इसे क्या लिख सकते हैं लॉग बी अपान लॉग ए। तो यही वाला मेथड हम लोग इस पूरे डिटरमिनेंट में करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी log x अपान log x। सेकेंड वाले में क्या कर लेंगे log y अपान log x। थर्ड वाले में log z अपान log x, ठीक है। सेकेंड रो पे आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड रो में यही वाला सेम अप्लाई करेंगे फार्मूला log x अपान log y, एंड यहाँ से थर्ड वाले में सेकेंड वाले में log y अपान log z, एंड यहाँ से क्या, सॉरी यहाँ z नहीं होगा, log y अपान log y, और यहाँ से क्या मिल जाएगा log z अपान log y। लास्ट रो हमारे पास दी गई है log x अपान log z, और यहाँ पर log y अपान log z, एंड लास्ट log z अपान log z। अब फर्स्ट रो के एक बार देखिए, फर्स्ट रो के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या दिया गया log x, सेकेंड वाले में log y, एंड थर्ड वाले में log z। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले रो से log x को 1 अपान log x को कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा log x, ठीक है। एंड सेकेंड वाले में से log y को कॉमन लेते हैं, एंड लास्ट वाले रो में से log z को, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से मेरे पास मैट्रिक्स मिल जाएगी। फर्स्ट रो में मिलेगा log x log y एंड log z। सेकेंड वाले रो में हमारे पास क्या मिल जाएगा log x log y एंड log z। थर्ड रो से क्या मिल जाएगा log x log y एंड log z, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम वैल्यूज रहेगा, तो उसकी डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू आपस में सेम दी गई है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमेशा कैसे मिलेगा 0 ही मिलेगा, और 0 को मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इसकी वैल्यू ओवरऑल क्या मिल जाएगी 0। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड हमारे पास है ये log ए बेस में a इंटू बी की वैल्यू बराबर क्या हो जाती है log b अपान log a, राइट। आगे बढ़े जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब पता ही है कि अगर ओमेगा क्यूब करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी 1, ठीक है ना। देन व्हाट इज 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन सा इसका इक्वेशन में 1 रूट होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसका डिटरमिनेंट करते हैं। डिटरमिनेंट का रूल हमें पता है, हम लोग क्या कहेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चूज करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे पहले रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा ओमेगा मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ओमेगा, माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा में करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ क्या मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ होता है माइनस, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है -2x, यहाँ लिखेंगे -2x। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा ये कैंसिल ये कैंसिल,
टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे टू, माइनस जीरो का मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे जीरो, फिर प्लस हम लोग क्या चूज करेंगे माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल, टू का मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे टू ओमेगा, माइनस जीरो का मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे तो जीरो, इक्वल हमारे पास दिया गया है जीरो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ पर एक रूल पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जीरो, और यहाँ पे क्या दिया गया है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस वन, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, टू का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा फोर एक्स, एंड यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस टू ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई टू ओमेगा करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा फोर ओमेगा क्यूब इक्वल जीरो। यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता ही कितना है वन, यहाँ पे लिख लिए वन इक्वल क्या है जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस में इसको प्लस में करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस फोर एक्स, एंड यहाँ से प्लस फोर इक्वल जीरो। अब ये जो लिखा है ये कुछ ऐसा नहीं लिखा है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसे लिखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी टू, तो हमसे x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू टू मिल जाएगी, तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लेंथी पड़ेगा, तब जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ इन सब की वैल्यू रखें, ठीक है ना, क्या करेंगे इन सब हाइपर हाइपर का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू इन सब का थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो यहाँ से एन फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है हम लोग क्या करेंगे उसका यूज़ करेंगे। एन फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे डॉट डॉट हमको कहाँ तक लेके जाना है वन तक लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसा रूल हम लोग थोड़ा सा सब में थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करेंगे, पूरा वैल्यू नहीं रखेंगे लेकिन थोड़ा सा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कहने मतलब है हम लोग यहाँ पे फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं रखेंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कैसे करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं करेंगे, वन फैक्टोरियल ऐसे रहने देते हैं, टू फैक्टोरियल ऐसे रहने देते हैं, थ्री फैक्टोरियल ऐसे रहने। यहाँ पे जो टू फैक्टोरियल दिया गया है इस टू फैक्टोरियल को भी हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। थ्री फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं यहाँ के रूल से। फोर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे थ्री फैक्टोरियल को हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा फोर फैक्टोरियल को हम लोग फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल लिख लेंगे, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल, राइट। एंड फाइव फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले रो को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पहले कॉलम को यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में सभी की एंट्रीज यहाँ पर हमारे पास टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुए, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा वन फैक्टोरियल, या वन लिखे या वन फैक्टोरियल के दोनों का मतलब वन ही रहेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, तो क्या करते हैं यहाँ से फैक्टोरियल कॉमन ले चुके हैं ना, इसको हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं वन, और यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास थ्री, और यहाँ पे क्या मिलेगा चार तिहाई बारह। थर्ड वाले कॉलम के देखिए, थर्ड वाले कॉलम में क्या है थ्री फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ से थ्री फैक्टोरियल को बाहर करते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा वन फोर ट्वेंटी, राइट। और बाकी इन सब फैक्टोरियल की वैल्यू को हमको पता ही है, टू फैक्टोरियल ऐसे रहने देते हैं, थ्री ऐसे रहने देते हैं, वन फैक्टोरियल मतलब वन, टू फैक्टोरियल मतलब टू, थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स। और यहाँ पे कितना है वन थ्री ट्वेल्व वन फोर ट्वेंटी, ठीक है। इनका डिटरमिनेंट करते हैं, टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, तो इनका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन चूज करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल ये कैंसिल, थ्री का मल्टीप्लाई ट्वेंटी में करेंगे क्या मिल जाएगा सिक्सटी, ट्वेल्व का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा फोर्टी है। फिर क्या करेंगे माइनस वन चूज करेंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, टू का मल्टीप्लाई ट्वेंटी में करेंगे तो फोर्टी, माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई फोर में करेंगे तो क्या मिल जाएगा ट्वेंटी फोर।
फिर +1 लेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24, -6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 80। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा, 12, राइट। और यहाँ से 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, 16, राइट। और यहाँ से क्या मिलेगा, +24 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6। इनको सॉल्व करते हैं, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 -16। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 फैक्टोरियल को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड इंटू यहाँ पे 18 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा, 2। ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 6 दूना 12 दूना 24। 24 को अगर हमको फैक्टोरियल में लिखा हो तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कहने का मतलब है 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आसान सा था, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन आसान था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रॉपर्टीज़ नए टॉपिक के साथ एंड नए PYQ क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।